डंडा नहीं चलेगा क्या? मैं तो जानता हूं कि न्याय की सबसे बड़ी अदालत जनता है, और उससे भी बड़ी अदालत आदमी के मरने के बाद ईश्वर के दरबार में, भगवान के दरबार में। उससे लोगों को डरना चाहिए, उसके न्याय से डरना चाहिए। ये मेरा मकसद है, ये मेरी सोच है। मैं सड़क पे निकलूंगा, कितने लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, कितने लोग मेरे साथ आएंगे, वो तो समय बताएगा। जिनको लगता है कि मैं सच्चाई पे चल रहा हूँ, ईमानदारी पे चल रहा हूँ, वो लोग मेरी मदद करने जरूर आएंगे। मैं चाहता हूं कि राजस्थान की राजनीति बदले, राजस्थान की व्यवस्थाएं बदले, सिस्टम बदले। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, लोग थानों में, तहसीलों में, ग्रामीण एरिया में सब जगह भ्रष्ट लोग बैठे हैं। और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कोई खड़ा होने लगता है तो एक बहुत बड़े तबके, बहुत सारे लोग उनको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि कई नेता, कई राजनीति के लोग, समाज सेवी लोग भी उनके खिलाफ नहीं बोलते। आज मैं देख रहा हूं जितने ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार है, उतना ही राजनीति में भी भ्रष्टाचार है, उतना ही एनजीओ में भी भ्रष्टाचार है। जो समाज सेवा के नाम पे एनजीओ चलाते हैं, उनमें भी अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से पूछोगे तो वहां भी कहीं कहीं भ्रष्टाचार का मामला वहां पे भी बैठा हुआ है। मैं इस भ्रष्ट सिस्टम को खिलाफ, मैं भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, इस मिलावटखोरी के खिलाफ मैं ये जन क्रांति यात्रा राजस्थान में निकाल रहा हूँ। ये यात्रा मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से अपील करूंगा कि अब जनता को सड़कों पे उतरने की जरूरत है। अब जनता को इन भ्रष्ट अधिकारियों के, इन भ्रष्ट नेताओं के गाल पे तमाचे मारने की जरूरत है। अब इन नेताओं को माला पहनाने की, बोल देने की जरूरत नहीं है। अगर जनता को लगता है कि ये नेता चोर है, नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, जमीनें खा रहा है, ये जो माइंस में रेत बजरी खा रहा है, तो सड़कों पे आना होगा। अरे इनको वोट मत दो, इनको जूते दो, इनको मार जूतों की माला पहनाओ। और अगर जनता को लगता है कि ये जो लोग ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं, जो लोग ईमानदार है, उनको जनता को आगे बढ़ाना चाहिए, जनता को आशीर्वाद देना चाहिए। मैं देख रहा हूं एक राजस्थान की राजनीति में मुझे ज्यादा तक नहीं दिखता, लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक व्यक्ति से मैं आज प्रभावित हूं। केवल राजस्थान की राजनीति में एक व्यक्ति से मैं प्रभावित हूं। एक मेरे विधायक रिश्तेदार ने मेरे से कहते थे, मैं एक बार जब उनके गांव जाता था, वो कहते थे, नरेश हमारे जमाने में 200 विधायक जब खड़े रहते थे, 200 एमएलए जब लाइन में रहते थे, तो हम बात करते थे, हम कहते थे कि वो जो फलाना एमएलए है वो तबादलों में पैसे लेता है, वो भ्रष्टाचार करता है। लेकिन आज नरेश ऐसा कंडीशन हो गई कि 200 एमएलए खड़े रहते हैं, उन 200 एमएलए में ये ढूंढना पड़ता है कि ईमानदार एमएलए कौन है। उन 200 में से शायद ही कोई आज ईमानदार मिले। इसलिए वापिस से लोग, जनता को खड़ा होना पड़ेगा, जनता को तैयार रहना पड़ेगा, और जनता को इनको सीख और सबक सिखाने के लिए मैं जन क्रांति यात्रा निकाल रहा हूं। आज मैं जब राजनीति में जो बात आती है, ये दुर्भाग्य मैं आप सब पत्रकार साथियों से कहता हूं कि मुझे राजनीति में आज कोई आदर्श दिखता है। राजस्थान की राजनीति में एक डेड हॉनेस्ट, एक ईमानदार व्यक्ति आज भी अगर राजनीति में राजस्थान की में दिखता है तो उसका नाम है भरत सिंह कुंदनपुर। भरत सिंह कुंदनपुर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, पंचायत राज के मिनिस्टर रहे, वो जब सरपंच से लेकर मंत्री तक पहुंचे, सरपंच बने, प्रधान बने, प्रमुख बने, जिला प्रमुख बने, एमएलए बने और मंत्री रहे। और जब वो पिछली बार जब उनको लगा कि मैं पंच नहीं था, तो पंच का भी चुनाव अपनी पंचायत से जीते, पंच बने, उनकी पत्नी सरपंच बनी। और वो व्यक्ति के हालात में अभी देखता हूं, उस डेड ऑनेस्ट ईमानदार भरत सिंह चिल्ला चिल्ला के कहते रहे, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है। अभी मैंने देखा, जब मैं जेल में था, एक तिरंगा यात्रा निकालने के नाम पर, एक संविधान बचाने के नाम पर 12 जिले में एक रैली हुई। उसमें कांग्रेस के नेता गए, उन्होंने ना संविधान बचाने की बात करी, उन्होंने ना तिरंगा यात्रा की बात करी, उन्होंने ना भारत कैसे आगे जाएगा, राजस्थान कैसे आगे जाएगा, इसकी बात नहीं करी। उन्होंने बात करी कि प्रमोद जैन भाया, उस पर जो मुकदमे लगे भ्रष्टाचार के, उस पर मुकदमे लगे कातिलाना हमला करवाने के, उस पर जो मुकदमे लगे नरेश मीणा और अन्य वहां के जो छात्र राजनीति, युवा राजनीति, अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, उनको मरवाने के, उनको बचाने की उन्होंने मंच से बात करी। और वो डोटासरा जो कहता मैं मौर्य बुला दूंगा, डोटासरा जी आप वहां प्रमोद जैन भाया को बचाने के लिए किस तरह से मंच पर भाषण दे रहे थे, चैलेंज कर रहे थे प्रशासन को, पुलिस को,
कि अगर किसी ने प्रमोद जैन भाया की तरफ आंख उठाए, प्रमोद जैन भाया के ऊपर हमला किया तो हमसे बुरा नहीं होगा। आदरणीय डोटासरा जी, प्रमोद जैन भाया को तो जेल जाना ही पड़ेगा। जब नरेश मीणा आम जनता के लिए लड़ाई लड़कर 29 मुकदमे खाकर 9 बार जेल जा सकता है, तो प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसने कानून को हाथ में लिया, उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट चोर को गिरफ्तार करे, उस प्रमोद जैन को गिरफ्तार करे जिसने गौशाला के नाम पर, धर्म के नाम पर पैसा कमाया, जिसने दूध बांटने के नाम पर हॉस्पिटलों में पैसा कमाया, जिसने पीडब्ल्यूडी से खान को खा गया। उस प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी की मैं मांग करता हूं, जिस प्रमोद जैन भाया ने कलेक्टर 12 जिले के जिला कलेक्टरी, जहां कलेक्टर बैठता है, जहां एसपी बैठता है, और कांग्रेस के राज में जो गौ माताओं के लिए 100 बीघा जमीन थी, गौ माताओं के लिए 100 बीघा जमीन थी, गौशाला थी, उसके 100 करोड़ की मिट्टी निकाल निकाल कर बेच दी। उस प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी की मांग नरेश मीणा करता है। मैं चाहता हूं कि जब भगत सिंह फांसी पर खुशी से चढ़ गया भारत को आजाद कराने के लिए, तो है युवा साथियों, छात्र साथियों, तुम भी भारत को आजाद कराने के लिए मुकदमों से मत डरो, जेल जाने से मत डरो, कुर्बानियां देने से मत डरो। उसी तरह से जो मेरे साथ लगना चाहते हैं, उनको भी नरेश की तरह कुर्बानियां देनी पड़ेगी, नरेश की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आपसे पत्रकार साथियों ये भी कहना चाहता हूं कि अभी मैं केवल जमानत पर आया, और पिछले 4 दिन से मैं जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा हूं, जिस तरह से मैं खुले तौर पे बोल रहा हूं, मुझे कल इस तरह का मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर से मुझे जेल डाल दिया जाएगा, और शायद इस बार लंबा तावीज भर के लंबी जेल यात्रा नहीं करना चाहिए। पर मुझे चिंता इस बात की नहीं है। मैं 8 महीने जेल में रहा, मेरे को छुड़ाने जो जाते थे, मैंने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि मुझे छुड़ाओ। मैंने मेरे घर वालों से कहा, मेरे साथियों से कहा, नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए किसी नेता के दरबार में, किसी व्यक्ति के दरबार में कहीं मांगने मत जाओ, भीख मत मांगो मेरे लिए। मैंने तो यहां तक कहा, मुझे कोर्ट में भी आप मेरी जमानत मत लगाओ, जब तक ये केस चलेगा, जब तक इस केस का फैसला आएगा, जब तक मुझे इस जेल में पड़े रहने। क्योंकि क्रांति जब ही आती है, क्रांति बलिदान मांगती है, क्रांति त्याग मांगती है। क्रांति ऐसे 8 महीने की जेल जाने से, डर जाने से नहीं आई। अगर ऐसे 8 महीने जेल जाने से क्रांति आ जाए, तो नेल्सन मंडेला से वर्षों तक जेलों में रहा, कई महान पुरुष जेलों में रहे, वो क्रांति नहीं ला पाते। इसलिए क्रांति लाने के लिए वो सारे जो संकट आने वाले हैं उनके लिए तैयार। इसीलिए आज मैंने आप सबको आमंत्रित किया था, आप इतनी बड़ी तादाद में आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और आपसे आग्रह करता हूँ कि आपका इस छोटा युवा साथी, छात्र साथी, जिसके पास कुछ नहीं, वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा है जिसमें आप लोगों का भी मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपका भी प्यार मुझे चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा मौका नरेश मीणा पत्रकार भाइयों, वैसे ये बात समाज से की जाती है, परिवार से की जाती है, पर आप सब भी मेरे साथी हो, परिवार हो। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, शायद आपको भी कहीं न कहीं लग रहा होगा कि सच है। जब आपकी परिवार में, जब किचन में जब फल फ्रूट देखते होंगे या सब्जियों को देखते होंगे, तो आप भी कहते होंगे कि गर्म करो, इनको साफ करो। दूध को जब आप आता है आपके घरों में, उसको आपके घी आता है, उसको आज कोई भी चीज सच नहीं है, सब मिलावट है। ये दौर ही मिलावट का है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, ये मिलावट का दौर है, और इस दौर को खत्म करने के लिए कोई न कोई क्रांति लानी पड़ेगी। एक बार हमें उम्मीद जगी थी, देश में उम्मीद जगी थी, जब अन्ना हजारे दिल्ली में जब धरना देकर बैठे थे, तब इस देश में एक उम्मीद जगी थी कि कुछ नया इस देश में हो। लेकिन भाग्य की बात कुछ नहीं है। कोशिश करूंगा ईमानदारी से, जिस रास्ते पे, जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, अंतिम सांस तक उसके लिए प्रयास करूंगा, अंतिम सांस तक उसके लिए लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपने अभी दिल्ली के लिए मकसद की बात की।
सारी बात मैंने आपको होगी मकसद को क्या आपको बोलो एक मैं ये बैनर आपके सामने जारी करता हूँ। नरेश जी थोड़ा ऊपर, नरेश ऊपर, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, नरेश ऊपर कीजिए बैनर। एक ये मैं बैनर आपके सामने जारी बैनर ऊपर कर लीजिए थोड़ा, बैनर ऊपर सर बैनर किया और मेरे साथियों के माध्यम से उन सबके चरणों में ढोक देते हुए उन सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि वो मेरा नाम हटाकर शहीद भगत सिंह का नाम लिख दें। जिस गांव के बोर्ड पर शहीद भगत सिंह का नाम होगा वो मैं समझ लूंगा कि यहाँ कोई न कोई भगत सिंह का और नरेश मीणा का शुभ चिंतक है, भगत सिंह को चाहने वाला और नरेश मीणा के प्रति शुभ चिंता रखने वाला इस गांव में जरूर है। ये मैं आप सबके सामने उन गांवों से अपील करता हूं। और ये जो बैनर मैंने बनाया है, क्योंकि जब जन क्रांति यात्रा निकलेगी तो उस यात्रा में अलग अलग तरह के पोस्टर बैनर, मैं उन सबसे भी ये निवेदन करूंगा कि हमारा यही बैनर दिखे, ताकि देखें कि इस यात्रा का क्या असर है, क्या सोच है, क्या विचार के साथ ये यात्रा है। बहुत बहुत नरेश जी, मैं आपसे पूछूंगी, जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा था, आप पुलिस की गाड़ी में बैठ रहे, तब आपने एक चीज बोली थी कि मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा नहीं निभाया, तो वो कौन सा वादा था जो उन्होंने नहीं निभाया? समझौता प्रकरण को लेकर जितनी बातें मुझे कहनी थी, जितनी बातें आप लोगों ने सारी सुन ली। समझौता प्रकरण और जेल के 8 महीने रहने के मामले को लेकर मैं माफी चाहता हूं। इस मामले में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आगे के कोई आपके प्रश्न हो उनको पूछो। नरेश जी, आप आगामी नरेश जी मेरी बात सुनो, मीडिया वाले पीछे बैठे हुए हैं, आप एक बार अपने साथियों को बोलो कि थोड़ा जगह दे दें ताकि हम आगे कवर कर ले उसको। भैया मेरे साथ वाला एक मिनट जाओ ना, पीछे तो तैयार कर लिया मेरे साथ में जो मैंने पहले कह दिया था अनुशासन के लिए। बात कर रहे हो तो एक बार बाहर निकलने दो, आने दो अपने साथियों को। भूखे जा रहे हो हाँ जी, अब शांति तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप सभी के जितने भी सवाल थे उन सवालों का जवाब भी आपको मिल चुका होगा। मेरा एक सवाल था, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि भाई साहब के साथ में मैं जल्दी इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट में करने वाला हूं, तो उसमें मेरा जो सवाल था कि ARCP मामला जो डूंगरी बांध को लेकर चल रहा है, जो हमारे देवली उनियारा की जनता की जो किसानों की ज़मीनें जा रही है, उनके बारे में भी क्या नरेश भाई साहब कुछ बोलेंगे, तो वो भी आपके पॉडकास्ट में बहुत सारी, मतलब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होगी। क्योंकि जिस तरीके से भाई साहब ने कहा है कि डूंगरी बांध का जो विरोध चल रहा है, उसके अलावा ARCP की जो विरोध चल रहा है, तो उसके लिए नरेश भाई साहब साथ देंगे। यहाँ पे हमारे भाई साहब अर्जुन मेहर भाई, कैसे हो भाई साहब? बस बढ़िया। जिस तरीके से हम सब ने मिलकर वहाँ पे डूंगरी बांध में उस दिन गए थे अपन विरोध में, तो भाई साहब ने जैसा कहा, तो क्या बोलना चाहोगे उसके लिए कुछ? ये कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है, और जन आंदोलन में अगर नरेश भाई शिरकत करते हैं जी, तो वहाँ जो 76 गांव हैं और साथ में जो UIT के अंदर 200 से ज़्यादा गांव जा रहे हैं, और 108 के आसपास गांव जो टाइगर प्रोजेक्ट से विस्थापित हो रहे हैं, उन तमाम लोगों को एक नई उम्मीद जगी है, और मुझे पक्का विश्वास है कि न्याय मिलेगा उन लोगों को और वो विस्थापित होने से रुकेंगे। जी, मुझे पूरा भरोसा है कि नरेश भाई उस लड़ाई को लड़ेंगे तो उसमें ज़रूर जीत हासिल होगी हमें। बहुत बहुत बढ़िया। शिवनारायण भाई, आप भी, आपको पता होगा कि इतने समय से आप भी साथ में हो, जन क्रांति जिस तरीके से भाई साहब कर रहे हैं, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि एक पूरी राजस्थान किसान यात्रा हो गई, जिसे राहुल गांधी ने भारत यात्रा की थी, उस तरीके से क्या लगता है कि इसके बाद में कोई पॉजिटिविटी मिलेगी? जन यात्रा पहले तो भाई साहब ने ये बोला था कि गाँव में नरेश पैदा करूँगा, लेकिन नरेश नहीं बनने, भगत सिंह बनाना चाहते हैं। नरेश भगत सिंह बनाना, घर घर क्रांति लाना चाहते हैं। यही आज आगाज़ कर दिया, 21 जुलाई से शुरू हो जाएगी यात्रा। पता नहीं कब अंतिम होगा, कब कहाँ होगा ख़त्म, ये भाई साहब ही तय करेंगे। और हम तो ऐसे ही कल 20 तारीख को भाई साहब गाँव जाएंगे, वहाँ से तो हमको देखा पड़ेगा अपने बोरी बिस्तर सभी लोग साथ लेके जाए। भाई साहब ने आगाज़ कर दिया है। दूसरी बात ये बोला है कि सब अपने अपने संसाधन, धन दौलत जो भी खुद अपने स्वयं को करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। और उसके अलावा हमारे मैं कुछ और भी भाइयों से मैं बात करवाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी होने वाली है, तो अभी कंटिन्यू और भी बने रहना। अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ हमारे मदन मोहन राजूरा जी, जो डूंगरी बांध के विरोध को लेकर हमेशा से लीड भी कर रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं।
जितने किसान लोग हैं जिनको उम्मीद है कि डूंगरी बांध का विरोध हो रहा है और डूंगरी बांध वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। जिस तरीके से नरेश भाई साहब जैसे इस क्रांति के अंदर आ जाएंगे, इस विरोध के अंदर आ जाएंगे, तो उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी अपन पूछने वाले। अच्छा, राम राम। राम राम। मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले सर्व समाज के लोग मिलकर डोंगरी बांध का विरोध कर रहे हैं और आप उसको लीड भी कर रहे हो, नरेश भाई साहब के वहाँ पे उस मतलब जो आंदोलन चल रहा है उसको संभालने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? बिल्कुल, भाई साहब अगर इस आंदोलन में आते हैं बिल्कुल वहाँ की जनता को मजबूती मिलेगी, इस आंदोलन को मजबूती मिलेगी और सरकार को नीचे सदमा लगेगा। देखते हैं भाई साहब का आगे का, भाई साहब ने जनक्रांति यात्रा का ऐलान किया है 21 तारीख से, और आगे की क्या रूपरेखा रहेगी वो जल्दी आप बीच साझा कर देंगे। बिल्कुल। उसके अलावा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, सर्व समाज के लोग तो उनका तो यही चाहना है कि डूंगरी बांध नहीं बने, है ना? तो ये चीज़ है कि ऐसा तो नहीं है कि नरेश भाई साहब के आने से, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टी, ऐसा कहीं भाई साहब इस टाइम निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट हैं, भाई साहब किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं हुए हैं और बिल्कुल हमें संबल मिलेगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को संबल मिलेगा, इस आंदोलन को मजबूती मिलेगी और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे जो उनियारा और देवली की जनता में भी ERCP परियोजना आ रही, बहुत सारे किसानों की ज़मीनें उसके अंदर जा रही है, क्या उनको भी इससे लाभ मिलेगा? बिल्कुल, ये एक पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा मुद्दा है विस्थापन का, जहाँ पे टोंक उनियारा का हो, चाहे करौली के गाँव का हो, चाहे धौलपुर करौली के बफर जोन का मामला हो, तो विस्थापन का या दौसा UIT का मामला हो, ये पूर्वी राजस्थान में बड़ा मुद्दा है और इसमें सब लोग हम सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी जीत जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि ERCP का मामला एक छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जैसे 75 गाँवों का विस्थापन, उसके अलावा जो देवली उनियारा की जनता के बीच में से जो जितनी भी खेत जा रहे हैं किसानों के जो ERCP परियोजना के तहत, तो मेरे भाइयों मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से नरेश भाई साहब भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं तो हमारे किसानों को भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और मिलता हूँ एक नई वीडियो में।